नमस्कार, यूपी टीवी 7 से योगेश कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि थैलेसीमिया डे में आज डॉक्टर शरद वाजपेयी जी से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये थैलेसीमिया क्या चीज़ है और इसके क्या लक्षण होते हैं और कैसे इसकी रोकथाम कर सकते हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर शरद वाजपेयी जो कि सक्षम के अध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं डॉक्टर शरद वाजपेयी, सभी को मेरा सक्षम प्रणाम। आज 8 मई को प्रतिवर्ष हम थैलेसीमिया डे मनाते हैं। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है। थैलेसीमिया एक बीमारी है जो कि बच्चों में होती है, एक आनुवंशिक बीमारी है। ये पेरेंट्स के थ्रू बच्चों में आती है। संभव हो सकता है कि एक कोई पेरेंट्स में एक कोई माता या पिता कोई भी इससे जो रोग ग्रसित हो, या हो सकता है दोनों भी ग्रसित हो सकते हैं। इस बीमारी में ये होता है कि बच्चे की शरीर में जो रक्त होता है उसमें हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल आरबीसी जो ब्लड की खून की कणिकाएँ हैं वो बनने लगती हैं, और जो प्रॉपर ऑक्सीजनेशन जो होता है, जो प्रॉपर जो ऑक्सीजन जो टिश्यूज़ को पहुंचना होता है वो प्रॉपर रूप से नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण से उस टिश्यू में कमजोरी, उस अंग में कमजोरी शुरू हो जाती है और पेशेंट को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये बीमारी बचपन से ही होती है, 1 या 2 साल 3 साल से कभी भी शुरू हो सकती है। और इसमें जो है पेशेंट्स जो होते हैं उनको उनका शरीर में पीलापन पड़ना, उनके शरीर में अस्थि की बहुत सी समस्याएं हो जाती हैं, अस्थिबाधित समस्याएं हो जाती हैं, फटीग फील होता है, थकान लगती है, वीकनेस लगती है, उनके स्प्लीन बढ़ जाता है और लिवर में इन्लार्जमेंट हो जाता है और बहुत सी डिफॉर्मिटीज़ बॉडी में होने लगती हैं, जिसकी वजह से वो व्यक्ति है, वो बच्चा जो है अपने नॉर्मल कार्य को करने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो इस तरह से इस बीमारी का ज्ञान होता है, जॉन्डिस हो जाता है उसको, बिकॉज उसके ब्लड में जो है वो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो उसकी वजह से उसके शरीर में वीकनेस और फटीग और इस तरह की समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। तो सबसे प्रमुख रूप से ये कि जैसे ही इस बीमारी का ज्ञान होता है उसको तुरंत से ब्लड की जांच कराई जाती है। ब्लड की जांच में देखा जाता है कि आरबीसी जो है वो अबनॉर्मल है, हीमोग्लोबिन डाउन हो रहा है, तो उसको देख करके इस बीमारी का डिटेक्ट किया जाता है, उसको पता किया जाता है और उसके हिसाब से इस बीमारी का फिर इलाज किया जाता है। इलाज के रूप में सबसे मुख्य रूप से जो करना होता है उस बच्चे में, इसका कोई ऐसा फिक्स ट्रीटमेंट नहीं है कि हम कोई गोली या कोई दवा दे दें, क्योंकि ये आनुवंशिक है, जेनेटिक डिफेक्ट है, उसके डीएनए में ही वो डिफेक्ट हो गया है। तो इसको हम दवाओं द्वारा, मेडिसिन द्वारा ठीक नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि उसके ब्लड के जो हीमोग्लोबिन के लेवल है उसको मेंटेन लेवल को किया जाए। उसके लिए सबसे मुख्य रूप से ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। हाँ, अगर किसी पेशेंट्स में जिसमें कि बीमारी अपने पूर्ण रूप से नहीं आती है, जिसको भी थैलेसीमिया माइनर बोलते हैं, उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहता है, उसको बहुत समस्याएं नहीं रहती और वो पूरा जीवन काल अपना पूरा करता है। बट कभी कभी ये बीमारी मेजर रूप में होती है, क्योंकि जो थैलेसीमिया होता है वो 2 रूप से होता है, अल्फ़ा एंड बीटा, 2 होता है। क्योंकि बीटा जो थैलेसीमिया होता है, जो मेजर थैलेसीमिया होता है, वो ज़्यादा घातक होता है। तो वो शरीर को क्षमता को कम करता है, कमजोरी को करता है, हीमोग्लोबिन लेवल को डाउन करता है, वेसल्स में कमजोरी आ जाती है। ऐसे केसेस को डिटेक्ट करने के बाद उनको ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। नई टेक्नोलॉजी में बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, जैसे कि नई रक्त की कणिकाएँ बने वो स्वस्थ बने, या स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन है, ये भी किया जाता है। इस तरीके से मरीज का इलाज किया जाता है। ये तो एक पद्धति, मेडिकल पद्धति है। दूसरी पद्धति ये है कि व्यक्ति के अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप की जाए, कि वो व्यक्ति बीमारी से सक्षम रूप से लड़ सके, बीमारी का सामना कर सके। उसको ये उसका डाइट अच्छी होनी चाहिए, उसको हेल्दी डाइट दी जाए। जो बच्चा है उसको एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्सरसाइज हो, मानसिक रूप से स्वस्थ रहे बच्चा, फिजिकल रूप से स्वस्थ रहे, वो ज़रूरी है। और इस बीमारी में चूँकि हम ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो आयरन को दिया जाता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि उसके ब्लड को जो आयरन का ओवरलोड होता है, आयरन बढ़ता है ब्लड में, तो जब आयरन का ज़्यादा ओवरलोड बॉडी में होता है तो कभी कभी वो फैटल भी हो सकता है, शरीर के दूसरे अंगों को नुकसान भी पहुँचा सकता है। इसलिए ये आवश्यक है कि अगर रेगुलर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो ये देखा जाए कि उसमें आयरन का ओवरलोड तो नहीं हो रहा है। तो ऐसी बहुत से अवयव है, ऐसे बहुत से हमारे खान पान की चीज़ें हैं जिनका हमको नहीं खाना है, जिनका हमको परहेज़ करना है। जैसे बहुत सी ग्रीन वेजिटेबल है, लीफी वेजिटेबल है, लीव्स हैं, उनका सेवन नहीं करना है। ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है, क्योंकि आयरन ज़्यादा खाएंगे उधर ब्लड का भी ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, तो 2 तरह से आयरन का लोड बढ़ रहा है, तो वो नुकसानदायक हो सकता है।
ऐसी चीज़ों का हम प्रयोग नहीं करते हैं। और आयरन के लोड को कम करने के लिए शरीर में कुछ लेटिंग एजेंट्स होते हैं, उनका भी प्रयोग किया जाता है। वो केमिकल इंजेक्शंस होते हैं, उनको लगाया जाता है। वो इंजेक्शन आयरन से बाइंड करके उसको शरीर से निकाल देते हैं, उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। तो इस तरह से भी आयरन का ओवरलोड कम करते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो हमें बैलेंस करके शरीर को चलना है। तो फिर क्या खाना है? स्वस्थ चीज़ें बहुत सी खानी है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि क्या नहीं खाना है, उसमें ये सारी लीफी वेजिटेबल्स हैं, मीट है, जो मांसाहारी है उसमें भी आयरन ज़्यादा होता है, उसका भी परहेज करना है। और जो शाकाहारी चीज़ों में वेजिटेबल जैसी लेनी है, लेकिन क्या लेना है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ है, ये चीज़ें ले सकते हैं। इसमें सेफ़ है और ये शरीर को स्वस्थ भी करता है, व्यक्ति की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। इसके साथ साथ कैल्शियम का भी डिप्लीशन होता है, तो कैल्शियम का भी सप्लीमेंटेशन होना चाहिए। फॉलिक एसिड का डिप्लीशन होता है, तो फॉलिक एसिड का भी सप्लीमेंटेशन होना चाहिए। वो हम बाहर से इन चीज़ों को पेशेंट्स में देते हैं। तो अक्सर हमने देखा है कि कभी कभी ये सिम्टोमेटिक होती है या स्लो प्रोग्रेस में डिजीज़ रहती है, व्यक्ति आराम से स्वस्थ जीवन जीता है। लेकिन हाँ, अगर ये मेजर फॉर्म में प्रेजेंट करती है तो उसको फिर वो उसका उम्र भी, जीवन काल भी कम होता है। कभी कभी 30, 35, 40 साल की उम्र में उसको तकलीफें बढ़ जाती हैं, पेशेंट को वो शरीर के लिए नुकसानदेह फ्रैक्चर हो जाता है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। और आज के इस कोरोना काल में जैसा कि हम देखते हैं कि ये बीमारी शरीर की इम्यूनिटी को कम करती है, एनीमिया हो जाता है, इसमें ब्लड कमज़ोर हो जाता है। जब एनीमिया कम हो जाता है तो ऐसे में इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो ऐसे में शरीर, आपको ये विशेष भी ध्यान रखना है। एक मैसेज समाज में देना चाहूँगा कि ऐसे में जो बच्चे इससे ग्रसित हों, जो व्यक्ति इससे ग्रसित हों, वो बाहर ना निकलें। बाहर निकलें तो सुरक्षा से निकलें, क्योंकि जैसे ही इम्यूनिटी कम होगी इस तरह के वायरसेस शरीर पे और अटैक करते हैं और नुकसान देते हैं। इसका भी विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात ये काउंसलिंग की बात की थी कि जो भी पेरेंट्स इससे ग्रसित हैं उनको, या जो बच्चे इससे ग्रसित हैं उनको जब वैवाहिक जीवन शुरू करें तो वो देखना भी आवश्यक है। क्योंकि अगर दोनों पेरेंट्स उस बीमारी से ग्रसित होंगे तो निश्चित रूप से जो बच्चा पैदा होगा उसमें वो बीमारी और ही ग्रेव फॉर्म में आएगी। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है कि ऐसे बच्चे अगर जब वो अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं उसको भी हम बहुत सोच समझ कर और पूरी जानकारी से उसको बताते हैं। ये मेरी राय है। थैंक यू।